हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा जूनियर अकाउंटेंट के लिए इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बैंकिंग सिस्टम के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो यहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा कर सबसे पहले अपन नेशनल इनकम का अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद अपन क्या करेंगे, उसके मेथड क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कितने मेथड हैं और इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। फिर इनके रहेंगे सेक्टर कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो क्षेत्र योगदान दे रहे हैं उनका वर्णन करेंगे। तो अपन सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या चीज़ है, इसका अर्थ क्या है, इसके जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आय की मीनिंग यानी कि राष्ट्रीय आय का अपन अर्थ की विस्तृत यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय कहाँ किसे जाता है या राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल है? नेशनल इनकम में एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है या उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये क्या है, ये इसका अर्थ है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जिनका अंतिम मूल्य किसमें शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में। पहली बात तो ये उसके मीनिंग की, ये इसका बेसिक है। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसके मेथड की। मेथड की बात करेंगे तो पहला मेथड क्या है इसका? पहला मेथड क्या? प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब इसका मतलब उत्पाद विधि, आय विधि और एक्सपेंडिचर व्यय विधि, ये इनकी क्या है विधियाँ। इनको इन राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ कितनी है? 3 विधियाँ। पहली विधि कौन सी है? प्रोडक्ट विधि यानी कि उत्पाद विधि। दूसरी विधि क्या है? इनकम विधि, आय विधि, और तीसरी व्यय विधि। अब इनकी अपन एक एक करके आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपन इसका प्रारूप को समझते हैं, क्योंकि अगर ये प्रारूप समझ में आ गया अपने थोड़ा सा, ये अगर ये इसको समझ लिया तो क्या है, आगे अपन को अध्ययन करने में क्या नहीं समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है ना, इससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आता है ये राष्ट्रीय आय, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, स्कूल लेक्चरर, आरएस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में जाओगे आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आज अब हम इसकी विस्तृत चर्चा बिल्कुल सरल शब्दों में करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि हर बच्चे को ये राष्ट्रीय आय समझ सके। और इसका अपन क्या इसकी नॉलेज है, हम यहाँ से कपिल कॉमर्स क्लासेज की तरफ से इसको इतना अच्छा तरीके से डिलीवर करेंगे कि किसी को भी राष्ट्रीय आय की गणना करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखा? इसकी मीनिंग के बाद है इसके मेथड के बाद इसके सेक्टर क्या क्या हैं। सेक्टर में क्या आएगा कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जिसे अपन बोलते हैं क्या? थर्ड सेक्टर। तो सबसे पहले अपन इसकी मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग में क्या बताया था अभी आपको? मीनिंग में बताया था कि एक देश में उत्पादित एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम सेवाएं एवं वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो अपन यहाँ करते हैं क्या, अब राष्ट्रीय आय की एक वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं। एक वर्ष का मतलब यहाँ एक वर्ष का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसमें शामिल किया गया है? एक वर्ष में। यानी कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाएं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को किसमें शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में। अपन यहां करेंगे किसकी मीनिंग की बात। फाइनेंशियल ईयर में समस्त क्या? समस्त सेवाएं, समस्त वस्तुएं, समस्त सेवाएं यानी कि सर्विस सेक्टर, और जितना भी क्या है, जितनी वस्तुओं का अपन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उस देश की राष्ट्रीय आय में उन सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। बात यहाँ क्या है? बात यहाँ अपन किसकी कर रहे थे? उसके अंतिम मूल्य की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब अपन अंतिम मूल्य किसे कह सकते हैं? भाई एक देश में जो उत्पादित हो रही है वस्तुएं और सेवाएं, उसके अंतिम मूल्य किसे कहा जाएगा? तो अंतिम मूल्य की अपन क्या किस प्रकार से पढ़ेंगे अंतिम मूल्य को? अब जैसे कि
किसी खेत से एक किसान है, किसान क्या करता है, एक गेहूं का उत्पादन करता है। अब गेहूं का उत्पादन उससे कितने में क्रय किया गया, 100 रुपये में, 100 में क्रय किया उससे। अब 100 में करने के बाद यहाँ पे जो पहुँचा ये थोक विक्रेता के पास कितना, 120, 120 से क्या हम मंडी में पहुँचा 130। लास्ट में जो अंतिम उपभोक्ता है यानी कि जो हमारे पास पहुँच रहा है वो कितने पहुँच रहा है, 150 में, 150 रुपये में। तो यहाँ अंतिम वस्तु मतलब वस्तु का अंतिम मूल्य और सेवा का अंतिम जो मूल्य माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 150 रुपये। तो जो ये मिड है ना, जितना भी ये मध्यवर्ती मूल्य माना, ये मध्यवर्ती जो मूल्य है, मध्यवर्ती मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम मूल्य की गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है। पहला कंसेप्ट अपना क्या था, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, मीनिंग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की मीनिंग किसे, मीनिंग का मतलब क्या है कि इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि किस चीज़ को शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय में। तो वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं जिनका एक देश में उत्पादन हुआ है उनके अंतिम मूल्य को किस में शामिल किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में। ठीक है, ये कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ यहाँ तक, ये इसका अर्थ है, अर्थ से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन इसकी, यह एक प्रवाह अवधारणा कहलाती है, यानी कि इसको चालू अवधारणा के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रवाह अवधारणा के रूप में कौन सी अवधारणा कही जाएगी इसको, भाई जिस अवधारणा से अपन इसकी गणना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, वो इसकी चालू अवधारणा या फ्लो अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अब अपन पढ़ते हैं इसका मेथड, इसको ज्ञात करने की विधि क्या क्या है, भाई राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहला मोस्ट इसका टॉपिक है, क्योंकि अपने से लगभग ये पहले तो ये पूछा जाता है, पहले क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, विधियाँ कौन कौन सी है। तो पहले सबसे पहले 3 विधि हैं, ये याद रखना। चौथा कोई भी विधि देगा आपसे या पूछ लेगा, अन्य ये सभी भी पूछ सकता है, या एक गलत दे दिया। पहला दे दिया प्रोडक्ट विधि, प्रोडक्ट विधि के बाद उसने ऑप्शन दिए 2, प्रोडक्ट विधि और एक्सपेंडिचर विधि। एक्सपेंडिचर दे दिया और अन्य सभी दे दिया, तीसरी अन्य दे दिया। तो आपको क्या करना है, इनको जरूर याद रख लो, क्योंकि लगभग क्या पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कितनी विधियां हैं और कौन कौन सी विधियां हैं। फिर इनका विस्तृत चर्चा तो अपन कर रहे हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है अपने पास, प्रोडक्ट मेथड। अब बात आती है कि प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या शामिल है। भी सबसे पहले अपन ने पढ़ा इसका राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय का अर्थ क्या था, भाई एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। कौन सी अवधारणा ये फ्लो अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है, प्रवाह अवधारणा बोलते हैं इसे। ठीक है, अब अपनी बात आती है मेथड की कि किन किन विधियों से अपन राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो पहली विधि अपने पास है कौन सी, प्रोडक्ट विधि। अब बात आती है प्रोडक्ट विधि की। प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट मेथड का सूत्र क्या है, प्रोडक्ट मेथड का सूत्र है Q गुणा P। इसका मतलब एक वर्ष में समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं की क्या, क्वांटिटी गुणा प्राइस। जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जितनी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उससे किससे गुणा करेंगे, प्राइस से। तो ये क्या प्रोडक्ट विधि का अभी शॉर्ट बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, उत्पाद विधि। सबसे पहले तो उत्पाद विधि कहा किसे जाएगा, इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय गणना उत्पादित वस्तुओं, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं की मात्रा को गुणा करके किससे, उसके मूल्य से गुणा करके क्या निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय। अब इसकी डेफिनेशन अपन पढ़े डेफिनेशन के रूप में, तो क्या लिखेंगे,
अगर अपन पढ़े एक डेफिनेशन के रूप में कि भाई प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट मेथड है इसकी परिभाषा क्या रहेगी, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की मात्रा को उत्पाद के मूल्य से गुणा करके, यानी कि फाइनली बात क्या है, बात ये कहना चाह रहा है कि इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मात्रा को उसके मूल्य से गुणा करके क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। यह विधि कौन सी है, यह विधि क्या कहलाएगी, यह विधि कहलाएगी उत्पाद विधि। यह जो विधि कहलाएगी वो है उत्पाद। तो अपन बात फाइनली बात क्या आती है, फाइनल लास्ट में बात यह निकल के आती है कि प्रोडक्ट मेथड के द्वारा अपन राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करेंगे। तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, उसको आप रट लीजिए और उस सूत्र के हिसाब से अपन क्या करेंगे, मतलब इसका Q गुणा P, यानी कि क्वांटिटी, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं की क्या है मात्रा गुणा उसका मूल्य, उससे क्या क्या निकल के आ जाएगी, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। दूसरी विधि क्या है इसकी, अब बात आती है कि उत्पाद विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्पाद विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। इनकम विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, इनकम मेथड का, और इनको निकालने का तरीका क्या रहेगा, और एक्सपेंडिचर विधि को कहाँ प्रयोग किया जाएगा। अपन तीन को पहले का अध्ययन कर लिया। प्रोडक्ट विधि में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं की मात्रा उसके मूल्य से गुणा करके अपन क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या थी कि प्रोडक्ट विधि को किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कृषि क्षेत्र में, और आय विधि को कहाँ किया जाता है, सेवा क्षेत्र में, और एक्सपेंडिचर विधि का कहाँ किया, उद्योग क्षेत्र में। इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, पहला इसका प्रयोग करेंगे अपन कहाँ पे, प्रोडक्ट विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कृषि क्षेत्र में, कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इनकम का उद्योग क्षेत्र में, उद्योग में, और एक्सपेंडिचर जो मेथड है, एक्सपेंडिचर का किस में करेंगे, सर्विस सेक्टर में। मतलब बात आपसे ये पूछा जाएगा, पहले तो सबसे पहले क्या बात आती है अपने पास कि इनकी विधियां कौन कौन सी है। विधियां कौन कौन सी है, प्रोडक्ट विधि, इनकम यानी कि उत्पाद विधि, व्यय विधि, और कौन सी, एक्सपेंडिचर, आय विधि और व्यय विधि। अब बात आती है प्रोडक्ट मेथड किस में किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड का उपयोग राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस क्षेत्र में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा अपने पास आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, उद्योग क्षेत्र में किया जाएगा। तीसरी जो विधि है एक्सपेंडिचर विधि का क्या किया जाएगा, सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। अब बात आएगी इनको निकालने की विधि। भाई प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालेंगे अपन, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को उसके मूल्य से गुणा कर किसकी गणना की जाएगी, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि में की जाएगी, प्रोडक्ट विधि में की जाएगी। ठीक है, अगली विधि अपनी आती है, दूसरी विधि है। दूसरी विधि कौन सी है अपनी, इनकम मेथड।
इनकम मेथड। इस विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका किया जाता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, यानी कि उद्योग क्षेत्र। यानी कि जो आय विधि है, अपने मोस्टली अपने सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ज़्यादा अपने को इसके गहराई की जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन को अध्ययन तो अच्छे से करना पड़ेगा। सरल भाषा में समझने की बात है कि 3 विधियाँ रहेंगी, 3 विधियों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। लगभग अभी तक जूनियर अकाउंटेंट में जितना पूछा गया है उसका यही मीनिंग है कि ये विधियाँ कितनी तो विधियाँ हैं और इन विधियों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। ठीक है, तो पहली विधि कौन सी थी? प्रोडक्ट विधि, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं? कृषि क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, वही बात अब अगली जो विधि आएगी वो कौन सी है? अगली विधि इनकम विधि, आय विधि। आय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? उद्योगों में। किसमें शामिल है? सेकेंडरी सेक्टर में। और तीसरी विधि है व्यय विधि। तीसरी विधि किसमें? सर्विस सेक्टर में, यानी कि अपना तृतीय सेवा क्षेत्र। तो अपने को मोस्टली इन चीज़ों को याद रखना है। इस डायग्राम के द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश की है कि सरल भाषा में आपको कि ये विधियाँ कहाँ कहाँ, कितनी विधियाँ हैं और कहाँ कहाँ काम में ली जाती है। अब बात आएगी इनकी निकालने की विधि, अपन राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो पहले अपन ने क्या किया? प्रोडक्ट विधि में क्या था कि जितना मात्रा है, एक वर्ष में जितना उत्पादन हुआ है उसको उसके मूल्य से गुणा कर देंगे। मूल्य से गुणा करने क्या राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। ये किसके द्वारा होगी? प्रोडक्ट विधि के द्वारा। अब इनकम मेथड के द्वारा कैसे होगा? इनकम मेथड के द्वारा होगा कि भाई इनकम किस प्रकार से अर्जित की जा रही है। ये जो इनका जो मेथड, ये जो कंसेप्ट दिया गया था, ये साइमन कुंज के द्वारा दिया गया था। ये अपने को जरूर याद रखना है। इस विधि को किसको? VAM, वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि मध्यवर्ती मूल्य जो है वो किसी भी विधि में काम में नहीं ले जाएगा, केवल और केवल अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाएगा। इन तीनों विधियों में अपन किसको शामिल करेंगे? अंतिम मूल्य को शामिल करेंगे। अब बात आती है इस विधि को क्या क्या क्या? उत्पाद विधि, वैल्यू एडेड विधि और नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट विधि के कितने नाम हैं? एक तो उत्पाद विधि, नेट आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। 3 विधियों। अब बात आएगी इसकी कि इसका प्रयोग करते समय अपन किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। भाई अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक तो अपन ने पढ़ा कि प्रोडक्ट विधि है क्या। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोडक्ट विधि के द्वारा अपन ने किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसका सूत्र था Q गुणा P। ये तो इसका सूत्र है। अब बात आएगी इसके नाम क्या क्या हैं और नाम। तो वैल्यू एडेड मेथड, नेट आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट विधि इसका है ही। तो 3 इसके नाम है। यदि आपके पास आ जाए कि आपसे पूछ ले कि वैल्यू एडेड मेथड आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैल्यू एडेड मेथड विधि का प्रयोग किस में किया जाएगा, किस सेक्टर में किया जाएगा, तो अपने को क्या करना है? प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि जहाँ उत्पाद क्षेत्र है। उत्पाद क्षेत्र जहाँ जैसे कि अपन किसी चीज़ का खनन कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र और किसमें? खनन क्षेत्र में। इन दोनों में किसका, प्राइमरी सेक्टर में किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाएगा और इसको वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड कहा जाता है। लेकिन इन सबके बीच अपने को क्या करना है? इन सबसे के बीच अपने को क्या करना है कि इस विधि को या जब अपन यूज करेंगे, यानी कि ये निकालेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल NI
ये तो ये हो गया। अब बात आती है कि इस विधि का प्रयोग करते समय अपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, पहला अपने किस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, कि उत्पादन जो है उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। उत्पादन उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो। पहला क्या था कि जिस वर्ष अपन ये निकाल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट मेथड के द्वारा अपन राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो उत्पादन क्या होना चाहिए, उसी वर्ष से, यानी पिछले वर्षों के उत्पाद को इनमें इस वर्ष राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे मोस्ट तो अपना पहला पॉइंट तो इसका किसने निकालते समय क्या कर रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। अब दूसरी बात क्या आती है कि केवल अंतिम मूल्य को शामिल किया जाएगा, केवल फाइनल प्राइस को शामिल किया जाएगा। पहला उसी वर्ष से संबंधित होना चाहिए। दूसरा क्या है कि केवल फाइनल प्राइस को शामिल किया जाएगा, मतलब मध्यवर्ती जो मूल्य हैं। अब मैंने पहले समझाया था कि कोई वस्तु अपने से 100 रुपये में लेके गए, यहाँ उसका उत्पादन हो रहा है 100 रुपये में, और यहाँ जाके वो थोक विक्रेता के पास कितने की होगी, 120 रुपये की। अब थोक विक्रेता से आगे जब वो किसी फुटकर व्यापारी तक पहुंची, जब कितने होगी, 130 की, लेकिन फाइनल प्राइस अपने पास कितने में पहुंच रहा है, 150 रुपये में। ये उपभोक्ता के पास है। जितना उपभोक्ता के पास पहुंच रहा है ना, ये उपभोक्ता है, यहाँ पे उपभोक्ता है और यहाँ पे उत्पादक है, ठीक है। यहाँ से उत्पादक से जब इस प्रक्रिया के द्वारा यह यहाँ पे पहुँच रहा है इसके पास, तो मतलब ये जो मध्यवर्ती मूल्य है ना, ये मध्यवर्ती मूल्य, इनकी गणना न करके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है, अंतिम मूल्य को शामिल, यानी कि ये इसका क्या कह रहेगा, फाइनल प्राइस है, ठीक है। तो अपने को मेन क्या याद रखना है, एक तो उसी वर्ष से संबंधित होना चाहिए। जब भी अपन राष्ट्रीय आय की गणना करें, तो जिस वर्ष अपन जिस विधि के द्वारा गणना कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की, तो पहला बात तो ये कि उसी वर्ष से संबंधित हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि उसका सिर्फ अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती को मूल्य को शामिल, फाइनल प्राइस को क्यों करेंगे, फाइनल प्राइस को ही शामिल क्यों किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या है कि यदि मध्यवर्ती मूल्य को अपन शामिल करेंगे तो क्या रहेगा, दोहरी गणना का क्या रहता है, डर रहता है कि वो एक ही चीज़ दो बार गिनी कैलकुलेट की जा सकती है। तो अपना तीसरा क्या है, तीसरा बिंदु क्या है इसमें, तीसरा बिंदु है स्टॉक में रखी हुई चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, स्टॉक को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। शामिल नहीं किया जाएगा। अपन ने अभी तक पढ़ी तीन चीज़ें। पहली चीज़ क्या थी, पहली अपन ने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था अपन ने कि वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। पहला अपन ने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपना क्या था, दूसरा पॉइंट था अपना कि सिर्फ और सिर्फ अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाएगा। अंतिम मूल्य को क्यों शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्य को क्यों शामिल क्यों नहीं किया जाता, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मध्यवर्ती मूल्य को शामिल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसकी थोड़ी गणना होती है उससे। मध्यवर्ती अगर मूल्य को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी गणना की हो जाएगी। तीसरा पॉइंट अपना क्या था कि केवल जो वस्तु यहाँ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंची है, लेकिन अब क्या हुआ, उस वर्ष से संबंधित है। पहला तो उस वर्ष से संबंधित, दूसरी अंतिम मूल्य को शामिल, तीसरा अपना
मुख्य जो बात थी कि ध्यान रखने की जो बात, जब अपन नेशनल इनकम की प्रोडक्ट विधि के द्वारा गणना कर रहे हैं तो उसमें क्या शामिल है कि क्या स्टॉक में रखी हुई वस्तुओं को शामिल नहीं किया, यानी कि अपन यहाँ पे स्टॉक में जो है ना उसको शामिल नहीं करेंगे। स्टॉक इज नॉट कैलकुलेट, ठीक है, स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा। फाइनल प्राइस शामिल होगा, ठीक है, स्टॉक फाइनल प्राइस। और यहां पे क्या था भाई, पहला होगा फाइनल प्राइस, दूसरा स्टॉक वाला होगा, तीसरा क्या था कि तीसरा क्या चीज थी, उसी वित्तीय वर्ष से, यानी कि एक फाइनल ईयर से संबंधित होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो, यानी कि जो वस्तुएं जो सेवाएं हैं वो उस फाइनल ईयर से क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, फाइनल प्राइस ही काउंट होगा। और तीसरा क्या है, स्टॉक में रखी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये किस विधि की गणना कर रहे हैं अपन, ये प्रोडक्ट विधि की गणना कर रहे हैं। प्रोडक्ट विधि से आय, राष्ट्रीय आय की गणना करने में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं अपन इसी के क्रम में। अब जो स्वयं से रिलेटेड है, अब बात आती है जो स्वयं से रिलेटेड है, यानी कि सेल्फ, सर्विस फॉर सेल्फ, सर्विस फॉर सेल्फ, जो स्वयं के लिए जो सेवाएं दी गई हैं, जैसे कि अगर अपन अपने खेत में जो उत्पादन करते हैं गेहूं का, अपन ने सारा गेहूं बेच दिया, लेकिन अपने पास जो अपन ने 2 क्विंटल 5 क्विंटल जितना रख लिया ना, वो प्रोडक्ट विधि में नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। आज सरल भाषा में मैं समझाऊँ आपको, एक किसान है, किसान के पास 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन वो 3 क्विंटल को कहाँ बेच दिया, मंडी में बेच दिया, लेकिन 2 क्विंटल गेहूं उसके घर पे रखा हुआ है। तो जो स्टॉक में रखा जो 2 क्विंटल गेहूं है ना, जो स्वयं के लिए उत्पादन किया गया है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कौन कहती है, ये कहती है प्रोडक्ट विधि। उत्पाद विधि ये कहती है कि जो वस्तु स्वयं के पास रखी है, स्वयं के लिए उत्पादित की गई है, वो किस में शामिल नहीं होगी, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। अब बात आती है अगली, यदि गैर कृषि आय पर, गैर कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। बात कहाँ क्या अटकी, यानी कि एक तो खुद तुम स्वयं के लिए उत्पादन करते हो, और दूसरा क्या है, दूसरा यदि गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादन जो किया जा रहा है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अपने पास कितने पॉइंट हो गए इसके, कुल मिला के अपने पास पॉइंट कितने हुए, 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से हैं 5 पॉइंट, पहला कि उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रीय आय की अपन जहाँ जिस वर्ष वित्तीय वर्ष में जिसकी गणना कर रहे हैं उसी वर्ष से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए। अगली बात, अगला टॉपिक क्या था कि उसके सिर्फ और सिर्फ अंतिम मूल्य को शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या था कि स्टॉक में रखी हुई वस्तु सेवाओं को स्टॉक में जो वस्तुएं रखी गई हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या था, चौथा ये है कि जो खुद के लिए उत्पादन किया गया है, जो जिन वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के लिए किया गया है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। और चौथा जो गैर कृषि का है, गैर कृषि क्षेत्र में जो जिन वस्तुओं का उत्पादन किया गया है वो भी किस में शामिल नहीं होगी, राष्ट्रीय आय में शामिल। यह प्रोडक्ट विधि का एक पूरा क्या है, लेखांकन है। प्रोडक्ट विधि का अपन ने पूरा अध्ययन कर चुके हैं इसका, तो अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्ट विधि में क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि कुल जो मात्रा है, कुल मात्रा को किससे गुणा किया जाएगा, उसके मूल्य से गुणा किया जाएगा। ये क्या है, प्रोडक्ट विधि, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रोडक्ट विधि के द्वारा कैसे की जाएगी कि नेशनल इनकम बराबर थ्रू, ये है क्वांटिटी इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब बात आती है, अपन दोबारा से एक बार देखते हैं इसको कि भाई सबसे पहला अपना पॉइंट क्या था कि प्रोडक्ट विधि, प्रोडक्ट विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एग्रीकल्चर में।
कृषि क्षेत्र में किया जाता है। इनकम का कहाँ किया जाएगा? उद्योग में किया जाएगा। और व्यय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सर्विस सेक्टर में किया जाएगा। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है भाई? राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और उस देश की क्या कहलाती है? जो उसका कुल योग है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां कौन कौन सी? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड का उपयोग कहाँ किया जाएगा? कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। इनकम मेथड का प्रयोग अपन कहाँ पे करेंगे? उद्योग क्षेत्र में करेंगे। और तीसरा अपने पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। व्यय विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? सर्विस सेक्टर में किया जाएगा। मतलब बात ये घुमा फिरा कि कहाँ, यानी प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि सेक्टर। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? यहाँ पे किया गया प्रोडक्ट विधि का, प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। सेकेंडरी में किसका प्रयोग किया गया? यानी कि इनकम मेथड का। कहाँ पे किया गया? उद्योग में, इनकम मेथड, ठीक है। अब बात आती है थर्ड में। थर्ड में क्या है भाई? प्रोडक्ट हो गई, इनकम होगी। अब बच गया क्या अपने पास? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। आया कुछ समझ भाई? कहना क्या चाह रहा है आपसे? इतना पूछा जाएगा। अपन जितना पढ़ रहे हैं उससे जूनियर अकाउंटेंट में अभी तक सिर्फ ये पूछा गया है कि कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधि है, किस विधि को किस काम में लिया गया है। अपन जितने भी पुराने पेपर देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट के, तो उनमें यही क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, बाकी की जो एग्रीगेट्स हैं इनके, बाकी जैसे जीडीपी निकालना, जीएनपी निकालना, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन आगे करेंगे। लेकिन सबसे अपना बेसिक क्या था? बेसिक बात ये थी अपने पास कि इन विधियों का प्रयोग किस किस में किया जा रहा है। अपने प्रोडक्ट विधि पढ़ ली। अब बात आती है दूसरी विधि। कौन सी थी अपनी? दूसरी विधि थी इनकम मेथड। अब इनकम विधि की बात करते हैं अपन। आय विधि का सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भी सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इनकम विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है? इनकम विधि का प्रयोग सेवा क्षेत्र में किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर में इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है? सर्विस सेक्टर में। अब बात आती है कि इनकम विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी। तो इनकम किन किन से अपन निकालेंगे? भी राष्ट्रीय आय के उत्पादन में चारों साधनों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल को जोड़कर गणना की जाती है। यानी कि चार साधन है आय के। एक देश में आय के चार साधन है। पहला कौन सा है? भूमि। भूमि से क्या प्राप्त होता है भाई? लगान, ठीक है। दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन क्या है? पूंजी। पूंजी से क्या प्राप्त होगा? कैपिटल से। पूंजी से क्या प्राप्त होगा? ब्याज। पूंजी से प्राप्त होगा ब्याज। चौथा साधन क्या है? मजदूरी। मजदूरी किससे प्राप्त हो रही है? श्रम। श्रम से क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? मजदूरी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। भूमि, पूंजी, श्रम और बच गया चौथा साहस। साहस या जोखिम से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ।
इनके द्वारा ये जो चार साधन है ना भाई, पूंजी, भूमि से लगान मिल रहा है, पूंजी से क्या बन रहा है, ब्याज मिल रहा है, और श्रम से क्या मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, साथ से क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो ये जो चार साधन है, इन चारों साधनों से मिलकर किसकी गणना की जाएगी, इनकम मेथड की गणना की जाएगी। यानी कि अपन सूत्र के रूप में लिख सकते हैं इसको, नेशनल इनकम बराबर लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी और प्लस लाभ। यानी कि इनकम मेथड के द्वारा अपन क्या पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड, आय विधि। आय विधि में गणना किस सेक्टर में की जाती है, सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर में किन के द्वारा की जाती है, इन चार साधनों के द्वारा। कौन कौन सा, पहला तो क्या है, भूमि और लगान, मतलब भूमि से अपने क्या प्राप्त हो रही है, लगान प्राप्त हो रही है। पूंजी से किससे क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। श्रम से अपने को क्या प्राप्त हो रही है, मजदूरी प्राप्त हो रही है, और साथ से क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ हो रहा है। इन चारों को मिलाकर अपने किसकी गणना करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। पहला विधि प्रोडक्ट विधि पढ़ा। प्रोडक्ट विधि में क्या था, प्रोडक्ट विधि में हमने पढ़ा था क्वांटिटी गुणा प्राइस, ठीक है। और यहां पर NI का मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इन सबको मिला के क्या हुआ, किसकी गणना की जाएगी, राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। अब बात आती है, ये हो गया, अब बात आएगी अपनी पास तीसरी विधि की। दूसरी विधि अपन ने कर ली है कंप्लीट, यानी कि इन सब को जोड़ के, यदि आपको ये सब चीज़ें दे रखी है ना, ये सारी चीज़ें दे रखी है कि गणना कीजिए, आपके क्वेश्चन में दे दिया कि इन लगान दे दी, ब्याज दे दिया, मजदूरी दे दी और लाभ दे दिया, अगर इन सब से अपने को राष्ट्रीय आय निकालनी है तो क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ के क्या निकाल ली जाएगी, राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। अब तीसरी इनका कहाँ, और सबसे मेन जो इनका क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन क्या है कि इसकी गणना किस क्षेत्र में की जाती है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, यही इसका आंसर रहेगा। या फिर इसका पूछ सकता है कि ये सूत्र किसका है, तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे कि इनकम मेथड का है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी विधि की। तीसरी विधि अपनी कौन सी थी, व्यय विधि। अब व्यय विधि में क्या है, यानी कि इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर की जाती है। व्यय विधि में क्या किया जाता है, उपभोग पर खर्च, उपभोग पर किए गए खर्च, उपभोग पर किए गए खर्च तथा बचत पर किए गए खर्च, किए गए उपभोग पर किए गए खर्च तथा बचत पर किए गए खर्च, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विधि के द्वारा क्या निकल के आएगी, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकल के आएगी यहाँ पे। किनके द्वारा, जब उपभोग पर, जितना अपन ने उपभोग पर खर्च किया है और जितना अपन ने बचत पर खर्च किया है, इन सबको मिला के क्या आएगी, राष्ट्रीय आय निकल के आएगी अपने पास, ठीक है।
तो अपन हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए खर्च दोनों को जोड़कर की जाती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग बचत विधि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। सबसे मेन जो बात है ना अपने पास, मेन बात क्या है कि इसका खर्च, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो यूज कहाँ पे किया जाएगा? वो किया जाएगा उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अपन पढ़ रहे 3 विधियां पढ़ी अपने, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग कहाँ करेंगे और प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग कहाँ पे अपने सारा पढ़ा। अपनी दूसरी क्या होती है? इनकम विधि। इनकम विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे? सर्विस सेक्टर में, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इनसे जो मिलने वाले जो प्रतिफल हैं, किससे? भूमि से क्या प्रतिफल मिलेगा? लगान मिलेगा, लगान या किराया। पूंजी से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। श्रम से क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। और साहस से लाभ मिलेगा। इनका जो जोड़ है ना, इनका जो टोटल है वो क्या मिलता है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगली विधि अपनी थी व्यय विधि। व्यय विधि में क्या होता है? उपभोग पर किया गया खर्च तथा बचत पर किए गए खर्च दोनों को जोड़कर क्या निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, और यह उद्योग क्षेत्र में काम में ली जाती है यह विधि। अगर अपन स्टार्टिंग से देखें इसको, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? इसका अर्थ पढ़ा, उसके बाद इसके मेथड पढ़े। अब मेथड में अपन क्या पढ़ रहे थे कि प्रोडक्ट विधि के बारे में पढ़ा अपन ने सबसे पहले, फिर इनकम विधि के बारे में पढ़ा, इनकम विधि के बारे में पढ़ा। सबसे पहले प्रोडक्ट विधि, फिर इनकम विधि और फिर एक्सपेंडिचर विधि। अगर अपन इनको हिंदी में क्या क्या कहेंगे? इनको कहेंगे उत्पाद विधि। उत्पाद विधि। और सब अपन ने उत्पाद विधि में क्या पढ़ा था? उत्पाद विधि का सूत्र था Q गुणा P। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था इनकम विधि। इनकम विधि में अपन ने क्या पढ़ा था? लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ, लगान, ब्याज, लाभ, इन और मजदूरी प्लस मजदूरी। इन सभी का जो कुल योग था वो राष्ट्रीय आय कहलाया इस विधि में। किस विधि में? इनकम विधि में, आय विधि में। ठीक है, अगली विधि थी अपनी व्यय विधि। व्यय विधि में अपन ने क्या पढ़ा? उपभोग पर खर्च प्लस बचत पर खर्च। इनका योग क्या कहलाया? राष्ट्रीय आय। तो इन सब विधियों का अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे अपन एक एक करके देख चुके हैं कि सबसे, लेकिन मेन बात आपको याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट विधि है, प्रोडक्ट विधि के 3 नाम है, वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड। इन और इसका सूत्र क्या रहेगा? जो व्यय विधि है और खर्च और आय विधि, इनको ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि अपन देख रहे हैं इनको लगान, ब्याज प्लस ब्याज, मजदूरी कहलाएगा, उपभोग पर खर्च क्या कहलाएगा। अगर सवाल पूछा जा सकता है तो वो किससे पूछा जा सकता है? प्रोडक्ट विधि से पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या किया जाता? C प्लस I प्लस G। इसका सूत्र किसका है? एक्सपेंडिचर विधि का। अब इनसे यदि अपन जीडीपी निकालें, अब बात किसकी आएगी? जीडीपी की। तो जीडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यानी कि उत्पाद विधि में क्या है? Q गुणा P। इनकम विधि में क्या है? इनकम विधि में क्या है? लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी और प्लस लाभ। एक्सपेंडिचर विधि में C प्लस I प्लस G, यानी जितना कंजप्शन किया है, जितनी आय हुई है और जो गवर्नमेंट सरकारी खर्च है,
ये किस में शामिल हो जाएगा, यानी कि उपभोग, आई इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग, चलो इसको नीचे लिख देता हूं, सी प्लस आई प्लस जी। यहां सी से मतलब है कंज्यूम, यानी कि जितना उपभोग किया। आई से मतलब है इन्वेस्टमेंट, जितना विनियोग किया। और जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। अब इन सब से अपन अभी तक जितना पढ़ा है ना उनको एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि इस जो राष्ट्रीय आय का जो भय है ना वो निकल जाए बाहर आपसे, कि बार बार ये चीज़ें आती हैं, कितनी विधियां हैं, कैसे इसकी गणना की जाएगी, बिल्कुल इजी है, लेकिन बात समझने की है अपने को यहाँ पे कि समझना किस तरीके से। अपन जिस तरीके से, जैसे कि अपन किसी चीज़ से डर रहे हैं और डर के भाग रहे हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि अपन सरल तरीके से उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो वो सब बिल्कुल ईजी है। राष्ट्रीय आय इतना बड़ा हवा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये हर एग्जाम में आती है, और हर एग्जाम में आने के कारण क्या करते हैं, बच्चे से डरते हैं। लेकिन अपने को डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सा और सरल सा इसका तरीका है कि अपन सब एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ें इसको। अपन सीधा जीडीपी निकालने भागेंगे या अभी एनएनपी निकालने से, जैसे कि अभी बात आए, अभी अपन बोल दें कि भाई राष्ट्रीय आय क्या है, मैं यहाँ लिखवा देता राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। राष्ट्रीय आय क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय, अरे यार एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यह राष्ट्रीय आय कहलाती है। अभी मैं सीधा जाके यानी कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा ना देके, ना मीनिंग बताता, ना मेथड बताऊं, ना सेक्टर बताऊं, और सीधा यहाँ आ जाऊं तो क्या समझ में आ जाएगी आपकी? ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी भी। अभी मैं बोल दूं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जीडीपी का गणना कैसे की जाएगी, एनडीपी की गणना किस प्रकार की जाएगी, अगर अपने सीधा सूत्र पे आए तो यह कभी भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अपने को एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। कुछ सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी विधियाँ पढ़ी भाई, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात आती है इसके सेक्टर्स की कि इनके क्षेत्र क्या क्या हैं भाई, राष्ट्रीय आय में जो योगदान देने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र। ठीक है, तो अपन दोस्तों अगली क्लास में राष्ट्रीय आय के सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।